जैसा कि मैरी क्यूरी ने कहा था, विज्ञान में हमें चीज़ों को समझना होता है ताकि हम उनसे डरना बंद कर दें। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये मुद्दा सीधे जिंदगियों से जुड़ा है। भारत में अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हमारे पास द हिंदू का एक अहम लेख है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की एक ताज़ा रिपोर्ट भी। ये दोनों ही इस पूरी स्थिति को काफ़ी गहराई से सामने रखते हैं। और देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस हो, प्रीलिम्स हो या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए भी। हाँ, और रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वो थोड़ी कह सकते हैं कि चिंताजनक है। देखिए ना, देश में हर साल करीब 1 लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की जरूरत है, लेकिन 2024 में हुए कितने, आप अंदाजा लगाइए। बहुत कम। आंकड़ा काफी निराशाजनक है। हाँ, सिर्फ 13,476। अब सोचिए, जरूरत 1 लाख की और हो रहे हैं 13,000। हालांकि ये भी सच है कि हम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं ट्रांसप्लांट करने में। बिल्कुल, संख्या के हिसाब से तीसरे। मगर वो जो जरूरत और पूर्ति के बीच की खाई है ना, वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। ये आंकड़े वाकई में सोचने पे मजबूर करते हैं। इस स्थिति को थोड़ा और खोलते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंग प्रत्यारोपण कई लोगों के लिए तो जीवनदान है, सचमुच। लेकिन हमारे यहाँ भारत में अंगदान की दर वो बहुत ही कम है। प्रति 10 लाख लोगों पर 1 डोनर से भी कम। 1 से भी कम? हाँ, जबकि जरूरत असल में कम से कम 65 की है प्रति 10 लाख पर। ओह, ये तो बहुत बड़ा फासला हुआ। बहुत बड़ा। हाँ, ये बात सही है कि 2014 से 2022 के बीच कुल डोनर्स की संख्या बढ़ी है, जीवित और मृत दोनों को मिलाकर। अच्छा, कितनी बड़ी है? करीब 7,000 से बढ़कर लगभग 16,000 तक पहुंच गई। ये तो अच्छी बढ़ोतरी है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। जो मृत अंगदान है, मतलब मृत्यु के बाद जो दान होता है जी, उसकी दर पिछले 10 सालों में लगभग स्थिर है, वो ज्यादा नहीं बढ़ी। ओह, ये चिंता की बात है। अच्छा, कानूनी तौर पर क्या व्यवस्था है? कुछ नियम कानून तो होंगे? हाँ, कानून तो है। हमारे पास 1994 का मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम है, जिसे थोटा कहते हैं। ये ही मुख्य कानून है जो इसे रेगुलेट करता है। फिर राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम यानी NOTP है, और इसके तहत नॉटो जैसी संस्था काम करती है। नॉटो, ये क्या करती है? नॉटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये राष्ट्रीय स्तर पर अंगों के आवंटन और वितरण का समन्वय करती है। अच्छा। और एक अच्छी बात ये हुई है कि हाल ही में कुछ दिशा निर्देश बदले गए हैं। जैसे मृत डोनर से अंग लेने के लिए पहले 65 साल की उम्र सीमा थी, उसे हटा दिया गया है। अच्छा, ये तो बढ़िया। और एक और अहम बदलाव ये है कि अब अंग प्राप्त करने के लिए उसी राज्य का निवासी होने की शर्त भी खत्म कर दी गई है। मतलब कोई कहीं भी रजिस्टर करा सकता है? हाँ, एक तरह से ये कदम सही दिशा में है, पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे। अच्छा, तो कानून भी है, संस्थाएं भी हैं, कुछ नियम भी बेहतर हुए, फिर भी ये गैप इतना बड़ा क्यों है? दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? रिपोर्ट किन मुख्य कमियों की तरफ इशारा कर रही है? दिक्कतें देखिए कई स्तरों पर है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अस्पतालों में? हाँ, खासकर सरकारी अस्पतालों में। वहाँ ट्रांसप्लांट के लिए समर्पित सुविधाएं जैसे अलग ICU बेड, इनकी बहुत कमी है। और ये ब्रेन स्टेम डेथ यानी BSD वाले डोनर्स के लिए तो और भी जरूरी है। BSD मतलब? दिमागी मौत। हाँ, दिमागी मौत, जिसके बाद अंगदान संभव हो पाता है। ऐसे मरीजों को संभालने और फिर ट्रांसप्लांट के बाद की देखभाल के लिए विशेष ICU चाहिए। कई जगहों पर तो HLA क्रॉस मैचिंग लैब तक नहीं है। HLA क्रॉस मैचिंग, वो टिश्यू मैचिंग के लिए? बिल्कुल, डोनर और मरीज के टिश्यू का मिलान करने के लिए ये जांच जरूरी है। लैब न होने से इसमें बेवजह देरी होती है और कभी-कभी तो अंग बेकार भी हो जाता है। यानी अस्पताल पूरी तरह तैयार नहीं है और शायद स्टाफ की भी कमी होगी, डॉक्टर्स वगैरह। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए। दूसरी बड़ी चुनौती है कुशल पेशेवरों की कमी। ट्रेन्ड ट्रांसप्लांट सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सरकारी सिस्टम में इनकी भारी कमी है। और जो हैं भी, उनके शायद तबादले हो जाते होंगे। हाँ, ये भी एक समस्या है। लगातार तबादलों से समर्पित टीमें बन ही नहीं पाती, विशेषज्ञता विकसित नहीं हो पाती। और प्रक्रिया में भी कुछ अड़चनें होंगी। जी बिल्कुल। तीसरी बात है प्रक्रियात्मक अड़चनें, जैसे ब्रेन स्टेम डेथ घोषित करने वाली कमेटियों से मंजूरी मिलने में वक्त लग जाता है,
और अगर मामला मेडिको लीगल केस का हो, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तब तो प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। पुलिस की क्लियरेंस, बाकी सब। हाँ, वो तो है। इसमें समय लगता होगा। बिल्कुल, और इस देरी से भी कई बार अंगदान नहीं हो पाता। और पैसों का मामला, ट्रांसप्लांट तो काफी महंगा इलाज माना जाता है। हाँ, ये चौथी और बहुत बड़ी चुनौती है, वित्तीय बोझ। खुद ट्रांसप्लांट का खर्चा ही लाखों में होता है, और इसके बाद जिंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं लेनी पड़ती हैं ताकि शरीर अंग को रिजेक्ट ना करे। और ये दवाएं भी महंगी होती हैं। बहुत महंगी। अब देखिए, आयुष्मान भारत जैसी अच्छी योजना है, लेकिन वो भी लिवर या हृदय जैसे बड़े ट्रांसप्लांट और उनके बाद की दवाओं का पूरा खर्च हमेशा कवर नहीं करती। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इससे गरीब मरीजों की पहुंच इन जीवन रक्षक इलाजों तक बहुत सीमित हो जाती है। और क्या दिक्कत है? क्या अंगों की क्वालिटी भी एक मुद्दा है? हाँ, वो भी है। पांचवी चुनौती आप कह सकते हैं गुणवत्ता और रिजेक्शन। कभी-कभी जो अंग मिलते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, और ट्रांसप्लांट के बाद भी क्रॉनिक रिजेक्शन का खतरा रहता है। क्रॉनिक रिजेक्शन मतलब शरीर धीरे धीरे अंग को खारिज कर देता है। बिल्कुल, और इस समस्या का समाधान ढूंढने में पिछले 20 सालों में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। बाप रे, इतनी सारी चुनौतियां। अच्छा, आम लोगों तक इसकी पहुंच और जानकारी की क्या स्थिति है? वहीं आते हैं। छठी बाधा है पहुंच और जागरूकता की कमी। ज्यादातर ट्रांसप्लांट आज भी बड़े निजी अस्पतालों में हो रहे हैं, जो बहुत महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर। सरकारी में कम क्यों? इंफ्रा की कमी के कारण। हाँ, इंफ्रा और स्टाफ दोनों की कमी। फिर अंगों को जल्दी से एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की जरूरत होती है। हाँ, सुना है मैंने। वो हमेशा आसानी से नहीं बन पाते, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें आती हैं। और जागरूकता, लोग दान क्यों नहीं करते? ये शायद सबसे बड़ी वजहों में से एक है। अंग दान को लेकर लोगों में जानकारी बहुत कम है। बहुत सारी गलतफहमियां हैं, सामाजिक और धार्मिक भ्रांतियां भी हैं। डर भी होता होगा। डर भी होता है, और इसी माहौल का फायदा उठाकर अंगों की तस्करी और कालाबाजारी का खतरा भी बढ़ जाता है। ये एक गंभीर नैतिक और कानूनी चिंता है। ये तो वाकई चुनौतियों की एक लंबी लिस्ट हो गई, बुनियादी ढांचे से लेकर जागरूकता तक। तो जाहिर है इनसे निपटने के रास्ते भी सोचे गए होंगे। क्या किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। समाधान भी है, लेकिन उनके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच चाहिए। मतलब कई दिशाओं में एक साथ काम करना होगा। पहला तो, जैसा हमने कहा, सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना बहुत जरूरी है। अलग ट्रांसप्लांट आईसीयू, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर बनाने होंगे। अंगों को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखने की नई तकनीकें जैसे मशीन परफ्यूजन, इनको अपनाना होगा। ठीक है। और पैसों वाली समस्या के लिए? उसके लिए वित्तीय मदद बढ़ानी होगी। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाकर उसमें लिवर, हृदय जैसे ट्रांसप्लांट और दवाओं को पूरी तरह शामिल करना होगा। दवाओं पर सब्सिडी देनी होगी, और डॉक्टरों की टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ इंसेंटिव योजनाएं लानी होंगी। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी कैसे दूर होगी? उसके लिए नीतिगत सुधार करने होंगे। भर्ती के नियमों को आसान बनाना होगा। विशेषज्ञों को सरकारी सिस्टम में बनाए रखने के लिए बेहतर माहौल और सुविधाएं देनी होंगी। तबादलों पर भी थोड़ा नियंत्रण करना होगा। और भविष्य के लिए कोई नई तकनीक? बिल्कुल। चौथा पॉइंट है नई तकनीकों पर रिसर्च को बढ़ावा देना, जैसे लैब में अंग उगाना, यानी बायो इंजीनियर्ड अंग, या जानवरों के अंगों को इंसानों में इस्तेमाल करने लायक बनाना, जिसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ये तो काफी आगे की बात लगती है। हाँ, अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन भविष्य में ये एक समाधान हो सकता है। और इन सब में एआई का इस्तेमाल भी मदद कर सकता है, जैसे डोनर मरीज मैचिंग में। और वो जागरूकता वाली बात, उसका क्या समाधान है? वो पांचवा और शायद सबसे जरूरी कदम है, लोगों को जागरूक करना। बड़े पैमाने पर अभियान चलाने होंगे। टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को बताना होगा। धर्म गुरुओं, सामाजिक नेताओं को साथ लेना होगा, ताकि मिथक टूटे। हाँ, ताकि अंगदान से जुड़े डर और गलतफहमियां दूर हों, लोग समझें कि ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। और छठा, वो कालाबाजारी रोकने के लिए? उसके लिए नियम कानूनों को और मजबूत करना होगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी। ऑनलाइन सिस्टम को और बेहतर बनाना होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना कर सके। बिल्कुल। तो ये सारे कदम उठाने होंगे, और अगर ये सब ठीक से हो पाता है तो जाहिर फायदे भी बड़े होंगे। शायद मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ सकता है। निश्चित रूप से। अगर हमारे यहाँ एक मजबूत, पारदर्शी और नैतिक ट्रांसप्लांट सिस्टम बनता है
तो न सिर्फ हमारे अपने देश के लाखों लोगों की जान बचेगी, बल्कि दुनिया भर से लोग इलाज के लिए यहाँ आना चाहेंगे। इससे मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्यों के बीच भी बेहतर तालमेल बनेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत में अंग प्रत्यारोपण का सिस्टम गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन उम्मीद की किरण भी है। समाधान मौजूद हैं, बस उन पर पूरी ईमानदारी और तेजी से काम करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, जागरूकता, नीतियां, नैतिकता, हर पहलू पर ध्यान देना होगा। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये स्वास्थ्य, गवर्नेंस, सामाजिक मुद्दे और विज्ञान तकनीक सबका मिला-जुला मामला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा काम है जिसमें सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। अस्पताल, डॉक्टर्स, एनजीओज, मीडिया, समाज और सबसे बढ़कर आम नागरिक, सबको मिलकर आगे आना होगा। तभी हम एक असरदार, न्याय संगत और नैतिक व्यवस्था बना पाएंगे और सच में जिंदगियां बचा पाएंगे। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। क्या अंगदान को हमें सिर्फ एक मेडिकल जरूरत की तरह देखना चाहिए, या फिर ये एक नागरिक जिम्मेदारी है, एक सिविक ड्यूटी भी है जिसे समाज में और सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है? इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके कोई और सवाल हैं या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।